नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2.2 जनतंत्र का जन्म, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो सबसे पहले यहाँ पे उनका छोटा सा जीवन परिचय दिया हुआ है, उसे हम पढ़ लेते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी वीर रस के श्रेष्ठ कवि थे। आधुनिक युग के वीर रस के श्रेष्ठ कवि थे। वीर रस का क्या अर्थ होता है? किसी प्रसंग अथवा काव्य कविता को पढ़ने से वीरता युक्त भाव प्रकट हो, जिसके माध्यम से उत्साह का प्रदर्शन किया गया हो, वहाँ पे वीर रस होता है। उनका जन्म देखिए 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। वे बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष रहे हैं। प्राध्यापक मतलब कि प्रोफेसर थे और हिंदी विभागाध्यक्ष भी थे। उन्होंने भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में 1965 से 1971 तक कार्य किया है। वे छायावादोत्तर कवियों में पहली पीढ़ी के माने जाते हैं। तो देखिए, वे छायावादोत्तर कवियों में पहली पीढ़ी के माने जाते हैं। छायावादोत्तर का समय है 1936 ईस्वी के बाद, सन 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के जो समय था, उस समय के कवियों को छायावादोत्तर कवि कहते हैं। उनकी कविताओं में ओज, आक्रोश व क्रांति की पुकार है। शुरू में ही हमने पढ़ा कि वे वीर रस के श्रेष्ठ कवि थे, इसलिए उनकी कविता में ओज, आक्रोश व क्रांति की पुकार है। उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मजयी व उर्वशी आदि रही हैं। उन्हें अपनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार व भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। तो यह था जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर जी का। अब चलिए हम कविता के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कविता जो है वह एक ऐतिहासिक कविता है, जिसे लिखा गया था 26 जनवरी 1950 में। क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। उसी समय श्री दिनकर जी ने इस कविता की रचना की थी। इस पूरी कविता में एक तरफ तो दिनकर जी ये प्रसन्नता करते हैं कि अब हमारे देश में जनता का राज है। जनतंत्र मतलब ऐसा शासन जो देश की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाएगा। दूसरी तरफ जो राज करने वाले शासक हैं, पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता लोग और मंत्री लोग हैं, उन सबको इस कविता में चेतावनी भी दी गई है कि आप सब अब संभल जाइए, क्योंकि अब देश में उनका शासन नहीं रह गया है, बल्कि अब किसका शासन होगा? जनता का शासन होगा, जनता का राज होगा। वही जनता जो बड़ी सीधी है, अबोध है, मासूम हैं, जिन्होंने अनेक अत्याचार चुप रहकर सहे हैं, वे जब क्रांति करने के लिए आती है, तब वे नहीं देखते कि सामने कौन खड़ा है, कोई भी हो। इसलिए इस कविता में जनता की तरफ से शासकों को, मंत्रियों को, राजनेताओं को, बड़े बड़े जो अधिकारी थे, उनको सतर्क करते हुए कि अब अंग्रेजों का राज खत्म हुआ और जनता के राज करने का समय आ गया है, इस कविता में दिनकर जी ने बताया है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली पंक्ति में लिखा हुआ है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि इसमें प्रसंग और संदर्भ कैसे लिखा जाए। तो संदर्भ देखिए बच्चों, संदर्भ में यह बताना होता है बच्चों कि यह जो पंक्ति दी गई है, यह किस कविता से ली गई है, इसके रचयिता कौन है और यह किस पुस्तक से लिया गया है। तो हम क्या लिखते हैं इसमें? हमको लिखना रहता है कि प्रस्तुत पद्यांश मतलब कि जो पूरी कविता का थोड़ा सा भाग है, अंश है, 4 लाइन है, उसको कहते हैं पद्यांश। तो प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी
के पाठ 2.2 जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है, जिसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बस इतना ही लिखना होता है, हमें पहचानना होता है कि यह पद्यांश आखिर किस कविता से है और इसके कवि कौन है। और प्रसंग में क्या लिखा जाएगा कि इन 4 लाइन में कवि क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रसंग में हम बताएंगे कि इसमें कवि ने जनता को शासन तंत्र सौंपने के लिए आह्वान किया है। मतलब जो सिंहासन पर बैठे हुए अंग्रेज हैं उनको चेतावनी देते हुए कवि ने यहाँ पे बताया है कि अब जनता है वे जाग गई है, अब सिंहासन को उनके लिए खाली करो। तो यहाँ पे एक प्रकार से चेतावनी दी गई है जनता की तरफ से अंग्रेजी शासन को। तो अब इसका अर्थ देखिए, व्याख्या देखिए। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सदियों मतलब क्या होता है? सदी का अर्थ होता है 100 साल का समय। तो सदियों मतलब कि कई 100 साल से जो राख ठंडी होकर बुझ चुकी थी, वह फिर से सुबुगाने लगी है, फिर से उसमें चिंगारी उत्पन्न होने लगी है। अर्थात जो जनता सो रही थी, शांत थी, वह अब जाग गई है। उसे अब समझ में आ गया है कि अब हमारा शासन करने का समय आ गया है, अब बहुत हुआ, अब अंग्रेजी शासन का अत्याचार खत्म होने का समय आ गया है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी मतलब कि मातृभूमि, हमारी धरती जो है वह अब सोने का ताज पहनकर इठलाती है, मतलब गर्व करती है। अब जब जनता का शासन आ गया है तो मिट्टी को भी यानी कि धरती को भी अब अपने ऊपर गर्व होता है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो। 2 राह मतलब कि रास्ता दो, इन्हें रास्ता दो। अब समय क्या है? बदल चुका है, उसकी आवाज़ सुनो। समय बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, उसकी आवाज़ सुनो। किसकी? समय के रथ का। जो रथ होता है ना, वो जब चलती है तो आवाज़ आती है, तो उस समय के रथ का आवाज़ सुनो। समय अब बदल चुका है, अब किसका समय आ गया है? जनता का समय आ गया है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, अब सिंहासन को खाली करो। उस सिंहासन पर अब किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं, बल्कि पूरे भारत देश के जनता का अधिकार होगा। तो इस पंक्ति में कवि ने यह कहा है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी। मतलब जो आग बुझ चुकी थी, राख हो गई थी, अब उसमें फिर से चिंगारी उठने लगी है। जनता होश में आ गई है, जाग गई है, अब अपने अधिकार का उन्हें समझ आ गया है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। जो मिट्टी है, क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पे? कवि कहते हैं कि जो सदियों से लोगों के मन में ब्रिटिश राजतंत्र को हटाने की सुबुगाहट थी, जो केवल यहाँ व्यापार करने आए थे ब्रिटिश सरकार, वे बादशाह बने हुए थे। समय के रथ का घर घर ना सुनो, मतलब रास्ता दो जनता को, समय अब बदल चुका है, अब वे समय के साथ आगे बढ़ गए हैं। आज जनता चाहती है कि वे वहाँ से हट जाए और जनतंत्र को स्थान दे और सत्ता उन्हें सौंप दी जाए। अगली लाइन है, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली। तो देखिए इन पंक्ति में प्रसंग में हम लिखेंगे, संदर्भ में तो वही आएगा कि प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2.2 जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है, जिसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे कवि जनता से परिचित करा रहे हैं, शासकों को जनता से परिचित करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अर्थ देखिए, कवि कहते हैं कि जनता, कौन जनता? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, जनता कौन जनता? तो कवि उसका उत्तर दे रहे हैं, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं। अबोध मतलब कि मासूम, जिन्हें समझ नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अबोध। तो यहाँ पे कवि जनता को अबोध कह रहे हैं और मिट्टी कह रहे हैं, जिसको जैसा चाहे वैसा आकार दे दो। तो हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, मिट्टी के समान जो अबोध है, ना समझ है, वही जनता। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, कोई भी परेशानी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर परेशानी को सहने वाली वही जनता।
जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे तब भी न कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली। क्या कह रहे हैं कवि कि हाँ, वही जनता जब लोग उन पर अत्याचार कर रहे थे फिर भी उसके बावजूद भी उसे चुपचाप बिना मुंह खोले सह लिया, वही